सर्दी से उसका पूरा जिस्म कांपे जा रहा था। पहाड़ों पे बरसती बर्फ में वो बर्फ बनता जा रहा था। लरसते हुए वो बहुत दूर सामने बस इस घर को देख रहा था जिसके दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। वो 10 साला बच्चा इस वक्त अपनी सौतेली माँ के सितम का शिकार हुआ था। ये मंजर सवात में मौजूद एक खूबसूरत बंगले का था, जहाँ रात के एक पहर एक गंदा खेल खेला जा रहा था। उसके बाबा अपने बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए थे और इन्होंने 2 दिन बाद आना था। ऐसे में उनके इस बंगले में उनकी दूसरी बीवी क्या कर रही थी वो नहीं जानते थे, लेकिन 10 साला वो बच्चा जो ठंड से लरस रहा था, उसका दिमाग इस सब को देखकर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो रहा था। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता अपने अल्लाह से शिकवा कर रहा था। उसकी अपनी सगी माँ की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में हादसाती मौत हो गई थी। उसकी हंसती मुस्कुराती माँ जो उस पर जान छिड़कती थी, उसे छोड़ गई। उसके बाबा कितना रोए थे। और फिर उनकी ज़िंदगी में तानिया आई थी। तानिया एक ऐसी लड़की जो कि बहुत मॉडर्न थी और वो समाज में अपने किसी ख़ास रिश्तेदार से मिलने आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर अरमान खानज़ादा से हो गई। धीरे धीरे वो अरमान खानज़ादा के बहुत करीब होने लगी और एक पल ऐसा आया कि अचानक से अरमान खानज़ादा तानिया से निकाह करके उसे घर ले आए। वो दिन आखिरी दिन था मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में, खुशियों का। पास ही किसी जानवर की आवाज़ आई तो वो बच्चा मज़ीद सहम कर खुद में सिमट गया। उसकी नीली आंखों में खौफ और डर था। मम्मा, बाबा, आई मिस यू, प्लीज़ कम, आई नीड यू। वो बच्चा अब रोंदे हुए लहजे में बोल रहा था, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं बहा था। वो मजबूत एहसाब का मालिक था, उसे खुद पर कंट्रोल करना आता था हर हाल में। और फिर वो जंगली भेड़िया उसकी ताक में बैठा, उसकी तरफ झपटा। मुस्तफ़ा की चीख निकली और वो उठकर भागा। इस बर्फानी रात में वो किस कदर दूर भाग सकता था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से भाग रहा था कि भेड़िए ने उसे जा लिया और वो ज़मीन पर गिरा। उसके गर्म स्वेटर को भेड़िए ने दांतों में रखते खींचा। मुस्तफ़ा ने फिर से खुद को छुड़ाया और चिल्लाते हुए उसे पीछे हटाया, लेकिन उस भेड़िए ने उसके गाल पे कान के नीचे जोर से अपना पंजा मारा। खून शराटे से निकला। वो छोटा सा बच्चा बिलक उठा, अपने गाल पे दोनों हथेलियां जमाए। वो जमीन पर पड़ा खूनख्वार भेड़िए को देख रहा था, जो उसे देखता उस पर फिर से हमलावर हुआ। मुस्तफ़ा एक ही जुस्म में दूसरी जानब होता पीछे हटा। वो 10 साला बच्चा इस वक्त बेखौफी से इस भेड़िए को देख रहा था। उसका डर कहीं दूर जा सोया था। कोई कह नहीं सकता था कि वो वही बच्चा है जो भी कुछ देर पहले लरजता हुआ बैठा अल्लाह से शिकवा कर रहा था। मुस्तफ़ा अपने गाल के दर्द को भुलाए भेड़िए की तरफ आंखें छोटी करता देख उसके हमले का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुस्तफ़ा पर छलांग लगाई, मुस्तफ़ा फिर से एक तरफ को झुकता हुआ गिरा, जबकि पीछे गहरी खाई में भेड़िया जा गिरा। मुश्किल उसने बचना चाहा, लेकिन वो गिरता कहीं बहुत नीचे गायब हो गया था। मुस्तफ़ा ने ज़रा सा आगे होकर नीचे खाई की तरफ झुकता हुआ देखा। उसे भेड़िया कहीं दिखाई न दिया। इतने में इसे बहुत सारे कदमों की चाप सुनाई दी। मुस्तफ़ा ने पीछे पलटकर देखा, कोई न था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे आगे की तरफ दौड़ लगा दी। वो भागता जा रहा था, जिससे उसका फिशार खून भी बढ़ रहा था। अब सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई थी, लेकिन उसके दांत ठंड से बच रहे थे। भागते भागते वो एक आबशार तक पहुंच गया। घुटनों पे हाथ रखे वो गहरे सांस भरने लगा। अपने पीछे देखा तो कुछ आदमी उसके पीछे ही आ रहे थे। यकीनन ये उसकी सौतेली माँ के भेजे हुए थे। मुस्तफ़ा ने सामने देखा और अल्लाह का नाम लेते बिना डरे इस आबशार में छलांग लगा दी और आबशार के साथ बहता चला गया। अरे, वो लड़का तो पानी में कूद गया। एक आदमी घबरा कर बोला। अब मैडम को क्या जवाब देंगे? उसने कहा था, इस पिल्ले को जिंदा पकड़ के लाना। दूसरा आदमी भी घबराए हुए बोला, अब हम क्या करें? हमारे पहुंचने से पहले वो कूद गया। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद मिल जाए। अरे छोड़ो, इतनी रात को क्या खाक नजर आएगा? कह देंगे मर खप गया। वो दोनों आदमी आपस में मशवरा करते वापस निकल गए, जबकि वो बच्चा पानी की लहरों में बहता बहुत दूर निकल गया, शायद जिंदगी से भी दूर। वो इसी ख्वाब के ज़ेर असर झटके से उठा, जिसकी वजह से आज तक सो नहीं सका था। आंखें मलते वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा कि ठीक आधे घंटे बाद घड़ी के अलार्म पे उसकी आंख खुली। उसने कसलमंदी से अपनी आंखें नींवा की और टेबल से घड़ी को उठाते अलार्म बंद किया और अपना रुख दूसरी जानब किए वो फिर से आंखें मूंद गया।
लेकिन घड़ी ने फिर से 5 मिनट बाद का अलार्म दिया। वो गहरा सांस भरता फिर से उठा और अलार्म को बंद किया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद अलार्म फिर से बजा और उसने इस बार घड़ी को उठाकर जोर से दरवाजे की जानब पटका। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती महविश को घड़ी जोर से पाँव पर लगी। मेहराब फौरन से बेशतर आंखें खोले उसे देखने लगा, जो सुबह सुबह उसके कमरे में बिना नॉक के आई थी। फौरन उसे साइड से अपनी शर्ट उठाता वो पहन चुका था। अब वो महविश की जानब बढ़ा। क्या मसला है, क्यों चिल्ला रही हो? मुंह बनाते पूछा। मेरा पाँव तोड़ दिया, वो रोते हुए चिल्लाई। पहली बात, अपनी आवाज़ नीची रखो। दूसरी बात, बिना इजाज़त किसी के रूम में नहीं जाते। अब नीचे जाओ और उनसे कहो मरहम लगा देगी। लापरवाही से कहते वो वापस मुड़ गया। इतनी ज़ोर से मारा मुझे, महविश ने भां भां करना शुरू कर दिया था। मेहराब अपने कान में उंगली डालते मुंह टेढ़ा किए कबर्ड से अपने कपड़े निकालता बाथरूम में बंद हुआ, जबकि महविश बाहर निकलती नीचे जा चुकी थी। हाय मेरा पाँव तोड़ दिया, वो बच्चों की तरह रोते हुए सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। ये क्या हुआ? अरूज तैयार होती नीचे आई तो महविश को पाँव पकड़े देख फौरन उसके पास पहुंची। वो ब्राउन आंखों वाली छोटी सी प्यारी सी लड़की सबकी आंखों का तारा थी, खास तौर पर मेहराब की। तुम्हारे भैया जान ने मेरा पाँव तोड़ दिया, ऊपर से बोला अरूज से मरहम लगवा लो। वो अपना रोना रो रही थी। अरूज के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। चलो मैं लगा देती हूँ, अरूज ने मुलाजमा से बोलकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। मरीना भाभी ये देखें अपने लाडले के करतूत, मेरी बच्ची का पाँव तोड़ दिया। जुलेखा पुप्पो हाथ नचा नचा कर बोली। मरीना बेगम जो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी, उनकी बात पर सर झटकते नफ़ी में हिलाया। ज़रूर मेहराब के मिजाज के खिलाफ इसने कुछ किया होगा। मरीना बेगम अब नाश्ते की टेबल सेट करवा रही थी और इन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। कामरान मिर्ज़ा भी अपने आन बान शान के साथ नीचे उतरते आए थे। उनका रंगो रूप देखकर आज भी बहुत सी लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थीं, जबकि वो एक ही पर फिदा थे, अपनी महबूब बीवी मरीना मिर्ज़ा पर, जो उनकी जान थी। और मरीना मिर्ज़ा अपने शौहर कामरान मिर्ज़ा को देख देख जीती थी। उन्हें टेबल की तरफ बढ़ते देखकर मरीना के चेहरे को स्माइल ने छुआ। भाई साहब मेरी बच्ची को देखें कितनी चोट लगी है। जुलेखा फुफ्फो ने मुंह बनाते दुखी अंदाज में कहा। ओहो बेटा, ये सुबह सुबह कैसे चोट लगवा ली? इन्होंने चेयर पर बैठते नरमी से पूछा। अभी वो कोई जवाब देती कि सामने सीढ़ियों से उतरता मेहराब सबकी तवज्जो अपनी जानब खींच गया। ब्लैक पैंट, वाइट ड्रेस, शर्ट और ब्लैक कोट को कंधे पर डाले, अपने सिल्की ब्राउन बालों को माथे पर डाले, अपनी नीली आंखों से अपने हसीन माँ बाप को देखा, जिनको वो लू बेट्स कहा करता था। वो दोनों उसकी जान थे। अस्सलामु अलैकुम बाबा मामा जान। उसने आते ही पहले हमेशा की तरह माँ को गाल पर किस किया, फिर बाप को, और अरूज के सर पर हाथ रखते उसके बालों को जरा सा झुका दिया। अरूज भाई की इसी अदा की दीवानी थी। उसके ख्याल में दुनिया का हैंडसम इंसान उसके बाबा थे, लेकिन अब उसके बाबा की हैंडसमिंग थोड़ी कम हो गई थी और अब उसका भैया सबसे ज़्यादा हैंडसम था। वालेकुम अस्सलाम। यार ये तुम मुझे किस मत किया करो, अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। कामरान ने खफगी से बेटे को देखते मोहब्बत भरी निगाह उस पर डालते कहा। कैसी फीलिंग्स आती हैं मेरी जान? मेहराब ने ब्रेड का एक पीस उठाते बाप को आंख विंक करते कहा, तो इन्होंने उसे सख्त खूरी से नवाजा। अरे जुलेखा आपा आई हैं, नाश्ता कर लें। मरीना ने अपनी नंद को आवाज़ दी। ये कामरान मिर्ज़ा की सौतेली बहन थी। अक्सर उनका यहाँ चक्कर लगता तो काफ़ी दिन लगा जाती। उनकी बेटी महविश काफ़ी मूडी लड़की और चिड़चिड़ी सी थी। सबको अपनी तरफ मतवज्जा किए रखने उसकी बचपन की आदत थी, इसीलिए अब कोई भी उस पर कम ध्यान देता था। भाई तुम हमें नाश्ता यहीं दे दो, मेरी महविश नहीं चल के वहाँ आ सकती, इन्होंने मुंह बनाते कहा। तो मरीना ने इस बात में सर हिलाते मुलाजमा से ट्रे लगाने का कहा। वैसे तुम्हारी मम्मा जो टोस्ट बनाती है ना, उनका जायका बड़ा लजीज होता है। कामरान साहब ने मरीना को प्यार भरी निगाह से देखते कहा। बाबा, टोस्ट तो बाजार से बने बनाए मिलते हैं, मम्मा तो बस उस पर जैम लगाती हैं। अरूज ने अपनी अहम इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। मम्मा जैम लगाती हैं और बाबा बटर। मेहराब के जुमले पे सभी के चेहरे पर मुस्कान सजी। तुम बाज नहीं आओगे। अब की बार इन्होंने मेहराब को ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। अरे बैरिस्टर साहब, जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लें, आपके जाने का वक्त हो रहा है। मरीना ने कामरान मिर्ज़ा को वक्त गुजरने का एहसास दिलाया। अपने बेटे से भी तो कहें ऑफिस वक्त पर चला जाया करे। कामरान मिर्ज़ा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मरीना उनका मोबाइल और वॉलेट उन्हें पकड़ाने लगी।
मेरे बेटे का मुकाबला ना किया करें, उसका अपना ऑफिस है, जब मर्जी जाए वो। लेकिन आपका काम बहुत जिम्मेदारी वाला है, आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए। आखिर कोई छोटे मोटे बंदे थोड़ी हैं। बैरिस्टर कामरान मिर्ज़ा हैं, उनके कॉलर को ठीक करती वो उनके दिल को भी धड़का रही थी, जबकि उनके बच्चे इन लू बिट्स को देखते अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहे थे। अरूज ने तो निगाहें फेर ली थीं, अलबत्ता मेहराब अब थोड़ी के नीचे हाथ रखे बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था। मुझे गुड बाय किस नहीं करेंगी? धीरे से कान में सरगोशी की, जिस पर मरीना के गाल सुर्ख अनार हुए। चुप करके जाएं और खैर से वापस आएं। क्यों आज आप हॉस्पिटल नहीं जा रही? कामरान मिर्जा ने अपनी ढीठ औलाद को देखा, जिनका पूरा ध्यान अपने माँ बाप पे था। नहीं, आज सिमरा के साथ शॉपिंग पर जाना है तो आज ऑफ लिया है। कितने दिनों से कह रही है चलो, अब आज कुछ फ्री थी तो सोचा उसके साथ चली जाऊं। सरसरी से अंदाज में वो अपनी बात बोले जा रही थी। मेरे लिए भी कोई अच्छी सी शॉपिंग कीजिएगा, क्या चाहिए आपको? वो उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो ग्रे कलर की शर्ट जो देखी थी लास्ट टाइम मार्केट में वो ले आना। और उफ, मेहराब और अरूज ने एक साथ बोला तो वो दोनों चौंक कर अपने बच्चों को देखने लगे। यार, ये मियाँ बीवी कितना पकाते हैं। चलो तुम्हें यूं ही छोड़ दूं, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मेहराब अपना कोट उठाता मुंह बनाते माँ बाप के पास से होकर गुजरा तो अरूज भी फौरन उसके पीछे ही निकली। कामरा ने एक आईब्रो उचक कर बीवी को देखा। बीवी ने जुलेखा आपा की तरफ इशारा किया। आपा, मेरे रूम में वो एक लिफाफा रखा है टेबल पर, वो ले आए। इस लिफाफे में आपके लिए कुछ है। कामरान मिर्जा की बात पर जुलेखा खुशी से उठती अंदर की जानब बढ़ गई, जबकि महविश मुंह बनाते मोबाइल पर लग गई। कामरान ने मरीना को अपने गाल की तरफ इशारा किया तो वो एक नज़र सब तरफ डालती जल्दी से उनके गाल पर लब रख गईं। अब जल्दी से जाएं बैरिस्टर साहब, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कामरान के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने अहाता किया। दोनों एक साथ दरवाजे की जानब बढ़े कि अपनी ढीठ औलाद को वहां खड़ा देख कामरान मिर्जा का हलक तक कड़वा हुआ। मेहराब का चेहरा बता रहा था कि वो बहुत मज़े से अभी की हुई वारदात देख चुका है। इसी औलाद के लिए बोला गया है। मरीना ने मुस्कुराहट जब्त करते सवालिया नजरों से शौहर की जानब देखा। अब वो क्या कहने वाले थे? कामरान मिर्जा अपने बच्चों के करीब पहुंचे। गंदी औलाद, ना मज़ा ना सवाद। मुंह बनाते वो बाहर निकल गए, जबकि इन तीनों का मुश्तरका कहका सुनते बाहर निकलते कामरान मिर्जा भी मुस्कुरा दिए। MKM इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो मेहराब की सख्त मेहनत की बदौलत आज आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मेहराब अपनी साख बैरून मुल्क में भी बना चुका था। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। अपने ऑफिस में इंटर होते उसका सारा फोकस काम पर होता था। उसकी PA अचानक गैर हाजिर हो गई, जिसकी वजह से उसे 2 दिन मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो मजीद जॉब जारी नहीं रख सकती थी। मेहराब ने उसके लिए काफ़ी इमदाद कर दी, लेकिन उसकी जगह नई लड़की हायर करने के लिए आज इंटरव्यूज़ थे। ये काम कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय मिस्टर वकार के जिम्मे था, लेकिन वो भी किसी वजह से आज छुट्टी पे थे। मजबूरन ये इंटरव्यूज़ आज मेहराब खुद लेने वाला था। वो आज जल्दी फ्री होकर घर जाना चाहता था, लेकिन इन इंटरव्यूज़ की वजह से अब वो लेट हो जाता। उसने बेल बजाते पियन को बुलाया। मिस्टर फहद को भेजें। पियन ने इस बात में सर हिलाते फहद को बुला लाया। मिस्टर फहद, और कितनी लड़कियां रहती हैं जॉब इंटरव्यू के लिए? वो घड़ी पे टाइम देखते पूछ रहा था। सर 5 हैं, अभी शायद और। वो डरते डरते बोला। 4 का तो मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ और उनमें से एक भी मुझे इस काबिल नहीं लगी। ओके, जल्दी करो, भेजो उन्हें 1 बाय 1। वो अजलत में बोला। फहद के निकलते ही एक लड़की नॉक करती इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई। मेहराब ने बिना उसकी जानब देखे उसे बैठने का इशारा किया तो वो चेयर पर बैठ गई। नेम? मेहराब की नज़र अभी भी अपने सामने रखी फाइल पर थी। यशमा। उसके एक लफ्ज़ जवाब पे मेहराब ने उसकी तरफ निगाह डाली। साफ शफाफ चेहरा, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, सुनहरी पलकें और कटावदार गुलाबी लब। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी या मेहराब को लगी, लेकिन अगले ही पल मेहराब ने अपनी निगाह उस पर से हटा ली। पूरा नाम बताएं, संजीदगी से दोबारा पूछा। सर, आपके सामने मेरी CV मौजूद है और उसके अंदर सब लिखा है। वह नम लहजे में बोलती सामने वाले पे सैर फूंक रही थी। मेहराब ने लब भेजे CV पर देखा। जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। अब की बार थोड़ा रूखे अंदाज में बोला। ओके सर, मेरा पूरा नाम यशमा अब्बासी है। इससे पहले कहीं जॉब वगैरह की? मेहराब ने अगला सवाल किया। नो सर,
किसी ने जॉब दी ही नहीं। मासूमियत भरे जवाब पे मेहराब के माथे पर बल पड़े। क्यों? मेहराब को हैरानी हुई। क्योंकि सर, मैंने कभी पहले अप्लाई ही नहीं किया। सादा सा जवाब देते वो मुस्कुराई। मेहराब को लगा उसकी आंखें भी मुस्कुराई हों। गुड आंसर, लेकिन हमें एक्सपीरियंस अप्लाई की ज़रूरत है, फ्रेश नहीं। यू मे गो नाउ। दिल उसे रखने पर राज़ी हो रहा था, लेकिन वो ज़ुबान से उसे इनकार कर चुका था। सर, जॉब करने से एक्सपीरियंस आएगा ना। मैंने फ्रेश बीकॉम किया है और मैं बहुत मेहनती हूँ। आप एक मौका दें। आई डू माई लेवल बेस्ट। वो जोश से बोली। कोई एक ख़ास वजह आपको ये जॉब देने की? दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए वो उससे पूछ रहा था। उसने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। सर, पूरे 10 मिनट। उसकी बात पर मेहराब चौंका। क्या मतलब? सर, मुझसे पहले 4 लड़कियों का आपने इंटरव्यू लिया और वो सब 4 से 5 मिनट में आपके ऑफिस से बाहर थीं, और मुझे अभी टोटल 12 मिनट हो गए हैं इंटरव्यू देते। इट्स मीन मुझ में कुछ तो ख़ास बात है ना। वो अपनी ब्राउन आंखों को मज़ीद बड़ा करते बोली। मेहराब उसकी बात पर उसे हैरानगी से देखने लगा। सर, अगर आप मुझे इस जॉब के लिए रखेंगे तो यकीनन फ़ायदे में रहेंगे। आपका एक एक मिनट कीमती होगा, क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। यशमा ने अपनी एक और ख़ास बात बताई। ओके, आप जा सकती हैं। मिस्टर फहद आपसे राब्ता कर लेंगे। मेहराब ने उसे वहाँ से भगाना चाहा। वो बुरी तरह उसके हवासों पर छा रही थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़की उस पर असरअंदाज हो। फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? यशमा ने इश्तियाक से पूछा। एक्सक्यूज मी। मेहराब के माथे पर बल पड़े। इस जॉब के लिए सर। फौरन तस्दीक की। ओके, यू मे गो नाउ। मेहराब के रूखे अंदाज पर वो मुस्कुरा उठी और दरवाजे की जानब बढ़ गई, लेकिन पलटकर एक भरपूर निगाह मेहराब पर डालना ना भूली। MKM मेहराब कामरान मिर्ज़ा। बाहर निकलते उसके लबों पर यही एक नाम था। वो जानती थी जॉब उसी को ही मिलेगी। उसकी सादगी और उसकी मासूमियत ने मेहराब पर गहरा असर डाला था कि उसका यकीन सच साबित हुआ। दूसरे दिन ही उसे ज्वाइनिंग की कॉल आ गई थी। वो खुश होती अंदर की जानब बढ़ी। बाबा बाबा, वो चिल्लाती हुई अंदर बढ़ी। बाबा, फाइनली मुझे जॉब मिल गई। मेहराब ने मुझे जॉब दे दी। वो खुशी से उनके गले लग गई। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो भी खुश हुए। बाबा, अब वो दिन दूर नहीं जब हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप देखना, बहुत जल्द होगा ये सब। वो पुरयकीन लहजे में बोली और एक नज़र सामने चारपाई पर लेटे उस शख्स पर डाली। उसका दिल जैसे गम से भर गया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब्बासी साहब ने दिल से कहा। क्या बात है भैया, आज बड़े चुप चुप से हैं। शाम के टीवी लाउंज में बैठे के खबरें सुन रहा था, जबकि कामरान मिर्ज़ा और मरीना बेगम दोनों आज डेट पर गए थे। वो अक्सर दोनों मियाँ बीवी डेट पे जाते। उनका प्यार इस एज में कम होने की बजाय बढ़ रहा था। कुछ नहीं गुड़िया, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना दो। वो थोड़ा थकन से बोला। ओके बॉस, अभी लाई। वो मुस्कुराती हुई थी कि उसी पल महविश वहाँ लगड़ाते हुए आकर बैठी। आपने मुझे इतनी ज़ोर से मारा सुबह, बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है। महविश ने मिनमिनाते हुए कहा। मेरे रूम में अलार्म किसने लगाया था? वो संजीदा सा बोला। वो मैंने नहीं, वो अरूज ने। महविश ने झूठ बोलते अरूज की जानिब इशारा किया, जिसका मुंह हैरत से खुला रह गया। मेहराब ने कॉफ़ी का कप अरूज के हाथ से थामा। अरूज की आदत नहीं किसी के रूम में बिला इजाज़त घुस जाना। आइंदा एहतियात करना तो चोट से बच जाओगी। वो LD ऑफ करता उठा था। अरूज, बच्चे आओ, बाहर थोड़ी ताज़ा हवा खा कर आते हैं। वो अरूज से कहते बाहर गार्डन की जानब बढ़ गया। ये तुम्हारा भाई मुझसे इतनी खार क्यों खाता है? महविश दांत किचकिचा कर बोली। महविश प्लीज़, झूठ कम बोला करो यार। अरूज अफसोस से सर झटक कर बाहर निकल गई। महविश ने गुस्से से LD दोबारा ऑन कर ली। अब वो ड्रामा देखती दिमाग में प्लानिंग कर रही थी कि कैसे मेहराब को काबू किया जाए कि वो उसके गुन गाने लगे। आज यशमा का ऑफिस में पहला दिन था। वो सादा सा रेशमी वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में, जिस पर जारजट का बड़ा सा दुपट्टा था और कंधे के एक तरफ शॉल डाले, वो बहुत सोबर सी लगी। वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गई थी और मिस्टर फहद ने उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर देते सारा काम समझा दिया। वो लैपटॉप खोले, डेट वाइज मेहराब की मीटिंग्स और उनकी डिटेल चेक करने लगी। कुछ ही देर में उसका बुलावा आ गया। सर ने ऑफिस में बुलाया है आपको। पीएन ने उसे आते हुए इतला दी। वो इस बात में सर हिलाती अपनी डायरी लिए और हाथ में एक पेन लिए मेहराब के ऑफिस की जानब बढ़ी। इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग सर। यशमा ने मुस्कुराकर उसे देखा। मेहराब ने उसे एक नज़र देखा। वो एक नज़र कितनी गहरी थी, यशमा को एक पल में समझ आ गई। मेरी कॉफ़ी लेकर आए। उसने आज का पहला ऑर्डर दिया।
लेकिन यशमा हैरत से उसका मुंह देखने लगी। क्या हुआ, ऊंचा सुनती हैं? जाएं और कॉफ़ी लेकर आएं। अब की बार लहजा थोड़ा सख्त था। सर, मिस्टर फहद ने जो काम बताए थे पीए के, इन कामों में कॉफ़ी वाला काम नहीं बताया था। वो धीरे से अपनी गोल्डन आइज को झपकाती बोली। मेहराब जबड़े भेंचे अपनी जगह से उठा था। उसके करीब कदम बा कदम बढ़ता पेशकदमी करने लगा। यशमा घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। वो मजीद 2 कदम आगे बढ़ा। वो पीछे हटती चली गई कि दरवाजे के साथ जा लगी। मेहराब उससे 2 इंच के फासले पर रुक गया। अगर नहीं बताया तो अब नोट कर लो। मेरे आने पर फ्रेश कॉफ़ी मेरे टेबल पर रोज़ाना मौजूद होनी चाहिए। गॉट इट? वो गुस्से से दबे दबे लहजे में बोलता आगे होते दरवाज़ा खुल गया। यशमा, जिसने पीछे टेक लगाई थी और मुकम्मल मेहराब की जानिब मुतवज्जा थी, दरवाज़ा खोलने पर लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी थी कि मेहराब ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी जानिब खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों को ही समझ न आई। यशमा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का, जबकि मेहराब ने अगले ही पल उसे छोड़ते अपना रुख फेर लिया। यशमा खुद पर काबू पाती बाहर निकल गई। जबकि मेहराब ने पलट कर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। दिल जैसे बेचैन हुआ था। अपनी कैफियत को वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो मैं इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अपनी चेयर पर बैठे उसने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाते आंखें मूंद लीं। यशमा बहुत सीरियस अंदाज में खड़ी कॉफ़ी बना रही थी कि सारा उसके पास आई। वो भी वहाँ एम्प्लॉय थी। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत मॉडर्न थी, बल्कि पूरे ऑफिस में ही लड़कियाँ ज़्यादातर पैंट शर्ट या स्कर्ट में थी, गले में स्कार्फ डाले हुए थे। तादाद में लड़कियाँ कम थी, लेकिन एक से बढ़कर एक मॉडर्न थी। सारा को यशमा की सादगी उलझन में डाल गई थी और पहले दिन में ही इसे थोड़ी सी जेलसी हो गई। कॉफ़ी बना रही हो? तुम्हें पता है सर कैसी कॉफ़ी पीते हैं? यशमा की तरफ से जवाब ना पाकर उसने अगला सवाल दागा तो यशमा के हाथ थमे और सवाली अंदाज में सारा को देखा, जो बहुत एतमाद से अब यशमा को पीछे करते खुद कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बनाने लगी। उन्हें बहुत हॉट कॉफ़ी पसंद है। काफ़ी हॉट है वो। कॉफ़ी बनाते हुए सारा ने मुस्कुराते मैंने खेजी से एक आंख विंक की। यशमा ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल मर्दों जैसी थी, पैंट शर्ट और कोट पहने, साथ हील्स। इसमें उसका सिरापा बहुत दिलकश लग रहा था, लेकिन यशमा ऐसी नहीं बन सकती थी। वो जैसी थी उसी में खुश थी। चलो तुम्हारे सर की हॉट कॉफ़ी। सारा ने उसकी जानब मग बढ़ाया, जिसे यशमा ने थैंक्स कहते थामा। ऑल द बेस्ट। वो मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि यशमा का रुख अब मेहराब के ऑफिस की तरफ था। नॉक करती वो अंदर दाखिल हुई और खामोशी से टेबल पर कॉफ़ी का मग रखा। एनीथिंग एल्स सर? वो दांत चबाते मुस्कुरा कर पूछ रही थी। ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगा, शू में गो नाउ। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला था। उसकी मौजूदगी से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। यशमा मुंह बनाते बाहर आ गई। आज का सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। मेहराब ने एक बार भी उसे ऑफिस में ना बुलाया, जबकि मिस्टर फहद ने उसे कुछ फाइल्स का काम थमा दिया, जिसे करते उसे वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मैम यशमा, छुट्टी का टाइम हो गया है, आपने घर नहीं जाना? मिस्टर अली ने उसके पास आते धीमे लहजे में पूछा। अली को वो लड़की पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। उसका पहनावा भी बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ था और मर्दों से बात करने का अंदाज भी अली को काफ़ी अच्छा लगा। ओह वाकई, मुझे पता ही न चला। सर चले गए हैं? उसने बेचैनी से पूछा। सर का कोई टाइम नहीं, वो जब चाहें आएं, जब चाहें जाएं। अली का दोस्ताना अंदाज यशमा को अच्छा लगा। सही, अपना ऑफिस होने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यशमा ने जल्दी से अपना काम वाइंड अप करते हुए विंडो शट डाउन की। वैसे एक बात पूछूं आपसे? अली नाम है मेरा। अली ने उसे झिझकते हुए देखा तो खुद अपना नाम बताया। मिस्टर अली, क्या मुझसे पहले वाली पीए भी यही काम करती थी? वो अपना बैग उठाते अली के हमरा लिफ्ट की जानिब बढ़ी। नहीं, वो तो सर की मीटिंग का स्केजुअल तरतीब देती थी। अली ने कंधे उचकाते कहा। दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। अभी वो कोई बटन प्रेस करते कि मेहराब भी लिफ्ट की जानिब बढ़ा था। अली और यशमा को एक साथ लिफ्ट में देखता एक पल को चौंका। अगले ही पल नज़रअंदाज करता लिफ्ट का बटन प्रेस कर गया। मेहराब की मौजूदगी की वजह से वो दोनों खामोश ही रहे। वो इन दोनों से थोड़ा सा आगे उनके दरमियान में मौजूद पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। इस लम्हे मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। यशमा ने किन अखियों से मेहराब को देखा। नज़र भटक कर उसके चेहरे की जानिब उठी तो नज़र पलटना ही भूल गई। उसकी आंखों के गोशे नम हुए। लिफ्ट रुकी तो उसके खुलते वो तीनों बाहर निकलने लगे कि इसी पल फिर से लिफ्ट बंद हो गई। वो तीनों चौंके। ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था। मिस्टर अली,
लिफ्ट में कोई खराबी है क्या? मेहराब ने रुख फेरे अली से पूछा। नो नो, कोई खराबी नहीं। आई थिंक। वो परेशान हुआ और बटन प्रेस करने लगा। लिफ्ट ऑटोमेटिक ही मूव करती वापस ऊपर की तरफ झटका खाते बढ़ी। यशमा ने बे इख्तियार मेहराब का दाएं बाजू थामा। उसे अजीब सी फीलिंग्स महसूस होने लगी थी। उसने हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये ऑफिस इतना बड़ा था, बिना लिफ्ट के इस्तेमाल के वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती थी। लिफ्ट कुछ तेजी से वापस ऊपर की तरफ गई थी और झटका खाते रुकी। वो तीनों ही अब अपनी जगह से उछल पड़े। मेहराब ने दीवार का सहारा लेते खुद को बचाया। अली तो बुरी तरह झटका खाते गिरा और वापस उठा, जबकि यशमा ने दोनों बाजुओं से मेहराब को थामा। लिफ्ट का बटन ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा था। अब वो नीचे जा रही थी। ये क्या हो रहा है? यशमा की धीमी सी डरी आवाज़ सुनाई दी, जबकि मेहराब चपड़े भेज बटन्स को देख रहा था जो खुद ब खुद प्रेस हो रहे थे। लिफ्ट के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था, ऐसा मेहराब को महसूस हुआ। लिफ्ट फिर झटका खाकर रुकी। यशमा की चीख बुलंद हुई। अली फिर से खुद को बचाते दीवार के साथ जा लगा। यशमा भी दीवार से टकराकर गिरने वाली थी कि मेहराब ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद से लगाया, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल निकालता कंट्रोल रूम में मौजूद जुल्फी को कॉल करने लगा, लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। लिफ्ट एक बार फिर वापस ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ी। यशमा ने घबराते हुए गहरे सांस लेते खुद को मेहराब के सीने में छुपाया, उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचे रखा। अगले ही पल फिर से झटका लगा। इस बार मेहराब भी पीछे दीवार के साथ जा लगा, लेकिन यशमा को थामे रखा। वो उसके सीने से लगी अब बाकायदा रो पड़ी थी। मिस यशमा, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। उसने नरमी से उसके सर के पीछे हाथ रखते कहा, जबकि अली अपना दिल महसूस कर रह गया। अगर मेहराब लिफ्ट में ना होता तो वो उसके गले लगी होती। कबाब में हड्डी, हड्डी नहीं पूरा हड्डा। अली दिल ही दिल में मेहराब की मौजूदगी से चिढ़ा। लिफ्ट फिर से वापस तेजी से नीचे आई और इस पल दरवाज़ा खुल गया। वो तीनों फौरन बाहर निकले। मिस्टर अली, कंट्रोल रूम में जाकर चेक करें ये सब क्या था, मुझे फौरन रिपोर्ट करें अभी इसी वक्त। मेहराब के गुस्से से बोलने पर अली सटपटाकर तेजी से कंट्रोल रूम की जानिब बढ़ा, जबकि यशमा उसका बाजू थामे अभी भी अपनी कपकपाहट पर काबू नहीं रख पा रही थी। आरशू ओके? यशमा उसे एक चेयर पर बिठाते पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। मेहराब की बात पर उसने सर इस बात में हिलाया। थोड़ी देर बाद अली वहां आन मौजूद हुआ। सर, जुल्फी तो वहां बेहोश पड़ा है। अली की मुतफक्किर आवाज़ पर मेहराब ने माथे पर बाल डाले उसे देखा। चलो मेरे साथ। वो फौरन उस जानिब बढ़ा, जबकि यशमा सर पकड़कर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता था? उसका आज यहाँ पहला दिन था। कौन ऐसी शरारत कर सकता था? काफ़ी देर हो गई थी, वो वापस नहीं आए थे। यशमा अपना बैग थामे कंधे पर डालती बिल्डिंग से बाहर निकल आई। वो एक टैक्सी रुकवाती उसमें बैठने लगी कि इसी पल पीछे से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो पीछे की तरफ मुड़ती उस शख्स के सीने से जा लगी, जो कोई और नहीं मेहराब था। उसने गाड़ी वाले को वहां से जाने का इशारा किया। सर, आप? मेरी इजाज़त के बिना आपने बिल्डिंग से बाहर कदम कैसे निकाला? वो गुस्से से गराया था। यशमा ने अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। एक्सक्यूज मी सर, छुट्टी का टाइम हो गया है तो घर ही जाना है। वो उलझी थी। मेरे साथ चलो। मेहराब उसकी कलाई सख्ती से थामे अपने साथ अपनी गाड़ी की जानिब लिए बढ़ा। अपनी गाड़ी को अनलॉक करता उसे फ्रंट सीट पर बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी को रिवर्स देते वो रोड पर डाल गया। कौन हो तुम? मेहराब के सख्त अल्फाज पर यशमा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अब की बार गाड़ी की स्पीड बढ़ाते वही सवाल दोहराया। यशमा, वो हकलाते हुए बोली। मेहराब ने एक तेज निगाह उस पर डाली। जो पूछा है वो बताओ, सच सच। गाड़ी को एक पहाड़ी पे ले जाते रोका और यशमा को गाड़ी से बाहर निकालते गाड़ी के बोनट पर धक्का दिया। तुम्हें क्या लगा तुम जो करोगी मेहराब को पता नहीं चलेगा? एम की कंपनी में कोई भी आए और MK को उसका पता न चले? बोलो, क्या मकसद है तुम्हारा? वो उसके ऊपर झुका बोनट के दोनों अतराफ में हाथ रखे चिल्लाया था। प्लीज़ पीछे हटें। वो खुद पर जब्त करते उसे पीछे हटाते बोली। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों आई हो मेरी लाइफ में? जस्ट टेल मी। वो बोनट पर मुक्का मारते चिल्लाया। यशमा ने पूरा जोर लगाते उसे पीछे धक्का दिया और आगे की तरफ भागी। यकदम उसके कदम थमे। वो गहरी खाई के पास जाते रुकी थी। पलटकर मेहराब को देखा, जो उसी को खून निगाहों से देख रहा था और उसकी जानब कदम बढ़ाता उसे डरा रहा था। वो नहीं जानती थी कि मेहराब इतनी जल्दी उसके राज तक पहुंच जाएगा।
اگر خود بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں راز کو گلوانے کے۔ اب وہ پرسکون انداز میں بولتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی قدم با قدم پیچھے کی طرف ہوتی محراب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسی پر ٹکی تھی۔ محراب یکدم آگے بڑھا کہ یشما پیچھے ہوئی اور اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ ایم کے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مصطفیٰ! بے اختیار یشما کے لب سے ادا ہوتے نام پر محراب کی آنکھیں تحیر کے انداز میں پھیلیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہرے سانس بھرتی اپنی بے اختیاری پر خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ محراب نے اس کو اپنے مد مقابل کیا۔ تم میرا اصل نام کیسے جانتی ہو؟ محراب اس کو پتھرائی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ یشما گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی تھی اور گاڑی کی جانب بڑھی کہ محراب نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ وہ غصے سے گرایا۔ مسٹر مصطفیٰ ارمان خانزادہ، کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یشما نے کہتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی حقیقت باقی تھی جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو ساری حقیقتیں کھلنے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مرینا آ جائے گا، بچہ نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے 25 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ اب بھی اس کی ایسی فکر کرتی ہیں جیسے محراب آج بھی 10 سال کا وہی سہما بچہ ہو۔ کامران نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ کامران، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میرے لیے وہ وہی 10 سالہ محراب ہے جو مجھے ماں کہتا میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ پل آج تک نہیں بھول پائی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ساتھ چہرے پر مسکان بھی تھی۔ آپ کو وہ ان 15 سالوں میں کتنا عزیز ہو گیا ہے۔ کامران صاحب نے ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ان کے کندھے پر لب رکھے۔ مرینا ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ نہیں جانتے وہ میری جان ہے، میرے لیے وہ کتنا اہم ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کی سگی ماں نہیں۔ وہ آج تک اپنی زبان پر بات نہیں لایا، میری محبت کو کبھی سوتیلے اور سگے میں نہیں تولا۔ وہ سب بھول گیا، یاد رہا تو اتنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ مرینا کے لہجے میں محراب کے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی جیلسی ہو رہی ہے۔ میری بیوی رات کے وقت اپنے محبوب شوہر کو وقت دینے کی بجائے اپنے بیٹے سے عشق کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ شوہر بیچارے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کامران نے ان کی آنکھوں میں خماری لیے دیکھا۔ حد ہے کامران، آپ بھی نا، بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کا رومانس آج بھی ویسا ہی ہے۔ مرینا کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا ہینڈسم پلس رومانٹک شوہر؟ وہ انہیں مزید اپنے قریب کرتے سرگوشی کرتے ان کے کندھے پر اپنے لب رکھ گئے۔ مرینا نے سکون سے اپنی آنکھیں موندیں۔ ان کا سکون تو شوہر کی پناہ گاہ ہی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ چلتا محراب بھی اندر قدم بڑھا گیا۔ اس کے دل کو عجیب سی کھنچ پڑی۔ آئیں، رک کیوں گئے؟ یشما نے محراب کی جانب پلٹ کر دیکھتے کہا تو وہ ارد گرد دیکھتا اس کے پیچھے اپنے قدم اندر بڑھا گیا۔ ارے بیٹا، آج بہت دیر لگا دی، آنے میں پہلا دن تھا اور اتنی دیر؟ کیا مصطفیٰ نے؟ عباسی صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب یشما کے پیچھے ایک جوان شخص کو دیکھا۔ لب خاموش ہو گئے۔ یشما نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، دھیمے سے محراب کی جانب دیکھتے کہا۔ عباسی صاحب کی آنکھیں چلملا گئیں۔ محراب کی آنکھوں میں ان کا چہرہ چلملایا جیسے وہ انہیں جانتا ہو۔ آئیں، اندر آئیں، یشما نے اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مصطفیٰ نے مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب خود کو دھکیلا تھا۔ ماضی کا بہت بڑا ورق تھا جو شاید کھلنے جا رہا تھا۔ سامنے ہی چارپائی میں لیٹی ہستی کو دیکھ محراب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہچان تو لیا ہوگا، آپ کے بابا ارمان خانزادہ، یشما نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ محراب کی آنکھوں میں غصہ درایا اور وہ پلٹا۔ نہیں جانتا میں نے، کوئی تعلق نہیں میرا ان سے۔ وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا کہ یشما نے غصے سے اس کے بازو پکڑ کر اسے واپس موڑا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو ساری سچائی جاننی ہوگی۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ آپ کا دل نہیں کانپا کیا؟ یشما غصے سے بولی۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ محراب نے اپنا بازو غصے سے چھڑایا۔ وہ پیچھے ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے بابا نے یشما کو سنبھالا۔ بیٹا، آپ کو ابھی مصطفیٰ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں نے پہلے کہا تھا، وہ کچھ نہیں سنے گا۔ عباسی صاحب دکھ سے بولے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اسے جاننا ہوگا۔ اس کے بابا پچھلے 15 سالوں سے اس حال میں ہیں اور وجہ یہ انسان ہے، ان کا بیٹا۔ یشما کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔
महराब उसकी बात सुनता रुका। पिछले 15 सालों से इस शख्स ने अपने बेटे की राह देखी है, जो अपाहज होता यहाँ इस चारपाई पर पड़ा है। यशमा का लहजा रुंध गया। आपको जानना होगा मुस्तफ़ा, आपके बाबा ने कितना जुल्म सहा है, आपके लिए इन्होंने क्या क्या सहा है। यशमा उसके सामने आन खड़ी हुई। मौत के मुंह में चले गए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, शायद इसीलिए कि आपसे मिल सकें। बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हैं मुस्तफ़ा। यशमा ने अब की बार धीमे लहजे में कहा। 15 साल पहले 2 दिन बाद अरमान वापस आए तो घर में एक कोहराम मच गया। उनका बेटा अचानक से कहीं चला गया था। तानिया ने खूब रोना धोना डाला। अरमान ने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो ना मिला। अपने बेटे को खोकर वो डिप्रेशन में चले गए और तानिया के लिए यही बेहतरीन मौका साबित हुआ और उसने उन्हें नशा आवर अद्वियात देनी शुरू कर दी। एक दिन वो जल्दी सो गए और तानिया की दी गोलियां ना खा सके। तानिया को इल्म न था। अचानक से आधी रात को उनकी आँख खुली तो तानिया रूम में ना थी। वो बाहर निकले तो उन्हें एक कमरे से आवाज़ें आती सुनाई दी। इन्होंने ज़रा सा खुले दरवाजे पर हाथ रखकर खोलना चाहा कि सामने अपनी बीवी को किसी और की बाहों में मोहब्बत का खेल खेलते देख उन पर मनोमट्टी आन गिरी। उन्हें यकीन न आया कि उनकी बीवी इस तरह उन्हें धोखा देगी। वो गुस्से से अंदर दाखिल हुए तो तानिया और फजल दोनों एक दूसरे से दूर हटे। तानिया ने चादर खींचकर खुद को ढांपा था। आप अरमान, वो घबरा गईं, जबकि फजल जरा भी ना घबराया। बेहया औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे निकाह में होते किसी और के साथ? वो गुस्से से पागल हो रहे थे। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, वो तानिया की गर्दन को दबोचे चिल्लाए। तानिया का सांस रुकने लगा। फजल ने अपनी पिस्टल निकाली, अरमान की कमर पर गोली चला दी। बदकिस्मती से गोली सीधी कमर में रीढ़ की हड्डी में पेश हुई। वो तड़प कर तानिया पर गिरे। तानिया ने उन्हें खुद से दूर परे फेंका और अपनी सांसें हमवार की। ये क्या किया तुमने? इसे मार दिया? तानिया घबराई। अगर मैं इसे ना मरता तो ये तुम्हें ऊपर पहुंचा देता। शायद ये मर गया है, तानिया ने थूक निकलते कहा। घबराओ नहीं, इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। और फिर वो दोनों अरमान को गाड़ी की डिक्की में डालते पानी में बहाने ले गए, वैसे जैसे मुस्तफ़ा पानी की नज़र हुआ। दरख्तों के गिरने से सारा रास्ता ब्लॉक था। दरख्तों को हटाते काफ़ी वक्त गुजर गया। वो दोबारा गाड़ी में बैठे आगे बढ़े, लेकिन जब वहाँ पहुंचकर गाड़ी की डिक्की खोली तो अरमान की लाश गायब थी। वो बहुत ज़्यादा घबराए, लेकिन उनके पास कोई आसरा न था कि वो उसे ढूंढते। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन अरमान वापस न आया तो आहिस्ता आहिस्ता सब भुलाकर तानिया ने पूरी जायदाद और बिजनेस पर कब्जा कर लिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद फजल को वो बंगले में नौकरी की गरज से ले आई, अपना बॉडीगार्ड बनाकर। लेकिन ये वही दोनों जानते थे कि दोनों के बीच किस तरह के ताल्लुकात थे। फजल तानिया का साबिका शौहर था और दोनों की प्लानिंग से अरमान को उसकी फैमिली समेत इस दुनिया से गायब करवा दिया और ख़ुद उसकी जायदाद हथिया ली। उनका एक बेटा तनवीर और बेटी मोना थी और वो दोनों दुनिया के बिगड़े हुए उनकी दौलत पे अयाशी कर रहे थे, जिस पर सिर्फ मुस्तफ़ा का हक है, यानी आपका। यशमा ने मुस्तफ़ा को सारी बात बताते यूं ही आंखों ही आंखों में सारी रात गुजार दी। दोनों ही घर की दहलीज पर बैठे फजर की अजान सुन रहे थे। मुस्तफ़ा ने झुका सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बाबा को इतनी तकलीफ पहुंचाने वालों को मैं जान से मार डालूंगा, मुस्तफ़ा ने कर्राते हुए कहा। यशमा उसे देखती रही। मुझे अब तक यही लगा मेरे बाबा भी इस औरत के साथ शामिल हैं। इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं ढूंढा। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तो बच्चा था, बेबस था, लेकिन वो तो पावरफुल थे। अपनी बीवी की असलियत ना जान पाए। मुस्तफ़ा दुखी हुआ। जब बंदा अकेला हो और हर तरफ अंधेरा हो तो आंखों के आगे पट्टी बन जाती है। वक्त गुजर गया है, बाबा हकीम हैं। किस तरह अरमान अंकल को घर लेकर आए, जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया, जबकि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत थी, पर वहाँ उनकी जान को ख़तरा था, इसलिए इन्होंने खुद उनका इलाज किया। पर अंकल चलने से रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। कितने दिन तो उन्हें होश ही ना आया। यशमा ने दुख और उदासी से कहा तो मुस्तफ़ा गहरा सांस भरता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बाबा को फ़िलहाल मेरे बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था। वो आगे बढ़ा। सुने, आवाज़ पर रुका। आप क्या करने वाले हैं? यशमा को उसका अंदाज थोड़ा डरा गया। जब तक बाबा के दुश्मनों को मौत के घाट नहीं उतार लेता उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो बहुत ताकतवर है मुस्तफ़ा। यशमा ने उसका रास्ता रोका। आप अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
اچھا مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی ہے نا؟ مصطفیٰ نے طنز کیا۔ اسی لیے تم میرے آفس میں آئیں تاکہ مجھے ٹریپ کر کے یہاں لا سکو؟ مصطفیٰ کی بات پر یشما کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہارا کام مجھے یہاں تک لانا تھا، میں آ گیا، سب جان گیا، اب تم ایک طرف ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ وہ کہتا آگے بڑھا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں کہتی مصطفیٰ کو چپ کرا گئی۔ جائیں اب، وہ خفگی سے کہتی اپنے گھر کے دروازے سے انٹر ہوئی۔ مصطفیٰ نے واپسی کی راہ لی۔ اب اس کا مقصد تھا تانیہ اور فضل کو دردناک سزا دینا۔ کامران مرزا اور مرینا مصطفیٰ کی ساری بات سنتے بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز ماما مجھے اجازت دیں، مجھ پر قرض ہے، مجھے اتارنا ہے۔ مصطفیٰ نے مرینا سے اجازت لی۔ انہوں نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بچپن کا وہ نشان آج بھی اس کے گال پر موجود تھا۔ 2 بار سرجری کروائی لیکن پھر بھی نشان نہ گیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نشان مٹے۔ اپنی ماما کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا معاف کر دینا ہمیں، اس وقت ہم بھی خود غرض ہو گئے تھے جو تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بجائے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ کامران صاحب بھی افسردگی سے بولے۔ انہیں ارمان خان زادہ کی حالت کا پتہ لگا تو خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگے۔ ضمیر نے ملامت کی، ان کا کوئی قصور نہیں محراب نہیں مصطفیٰ۔ مرینا نے روتے ہوئے تصریح کی، میرا بچہ فوت ہوا تھا پانی میں ڈوب کر، وہ بھی 10 سال کا تھا۔ محراب، مجھے تم میں اپنا محراب نظر آیا تو میں نے انہیں اپنی قسم دے دی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کریں۔ اصل قصوروار میں ہوں۔ مرینا نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ میں آپ کا آج بھی وہی محراب ہوں ماما، اور آپ کا محراب ہی رہوں گا۔ مصطفیٰ نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ سکون سے ان کے سینے سے جا لگیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ مجھے دعا دیں ماما، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ ہیں۔ صرف دعائیں نہیں، ہم سب تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کامران مرزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ گاڑی اس وقت سوات میں موجود خان حویلی کے سامنے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پرانے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ سب آپ کا ہے، آپ کو اسے واپس حاصل کرنا ہے، یشما نے دھیمے لہجے میں کہتے اسے چونکایا۔ اس وقت یشما اور عروج اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھیں، جبکہ کامران مرزا اور مرینا دوسری گاڑی میں تھے جو ان کے پیچھے تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سیدھے راستے سے وہ یہ سب واپس کرے گی۔ وہ ایک بہت چالاک عورت ہے، اسے اسی کے کھیل میں ہرانا ہوگا۔ یشما نے گاڑی سے باہر آتے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ تیز ٹھنڈی ہواؤں سے وہ لرزی تھی۔ یشما ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر سب کرنا ہوگا، یہ صحیح وقت نہیں ہے ابھی اندر جانے کا۔ کامران مرزا نے بھی باہر آتے ہی اسے سمجھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب سب کا رخ مرزا حویلی کی جانب تھا۔ سبھی نے ریلیکس ہو کر پلان بنایا، ان کی شہرک پر وار کرنا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ انہیں سرچ آؤٹ کرتے رہے۔ اب ان کا پہلا شکار تنویر اور مونا تھے۔ مصطفیٰ اور یشما رات کے وقت گاڑی میں ایک طرف چھپے تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔ یشما اس وقت دلہن کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ یشما کو اس روپ میں تنویر کے سامنے بھیجنے پر اس کا دل راضی نہ تھا۔ زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں اس کے۔ مصطفیٰ اس کا خوبصورت سراپا دیکھتا رہ نہ سکا تو بول دیا۔ یشما چونکی، اس کے چہرے پر شرارتی مسکان سجی تھی۔ مسٹر ایم کے، آر یو جیلس؟ وہ اس کے قریب جھکتے دھیمے لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت ہی قریب کرتے اسے دل سے محسوس کیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، ورنہ اس مشن سے 2 منٹ لگاؤں گا باہر کرنے میں، سمجھی تم؟ مصطفیٰ کے سخت گر لہجے میں یشما نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آ گیا، یشما نے دور اشارہ کیا۔ ایم کے نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی تھامے روکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پاس ہی ہوں، اس نے تسلی دی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یشما کو اس کا فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ تنویر رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لیٹ گھر آیا تو راستے میں اسے ایک لڑکی سڑک پر بھاگتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ تنویر اس کا دلہن والا سراپا دیکھتا بری طرح بہکا تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھی۔
वो मेरी सौतेली माँ मुझे किसी बुड्ढे से ब्याह रही थी तो मैं वहाँ से भाग आई। प्लीज़ मुझे सहारा दे दें। उसका रोना ओरिजिनल था, जबकि दूर गाड़ी में बैठा मुस्तफ़ा अपने हाथ की मुट्ठियाँ भेजे बिना पलक झपके उन्हें देख रहा था। अच्छा बाबा रो मत, चलो मेरे साथ। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता अपने घर की जानब बढ़ गया। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। अब दूसरा वार कल करना था। बस यशमा आज अपना काम कर दे। आपके घर में कोई नहीं? यशमा ने इतना बड़ा घर देखकर हैरत से पूछा। अरे हैं तो सही, लेकिन आज कल नहीं। तुम फिक्र ना करो, आराम से यहाँ रह सकती हो। इसे अपना घर ही समझो, और मुझे भी। वो यशमा के थोड़ा करीब होते झुक कर बोला तो यशमा भी मुस्कुराई। आप बहुत हॉट हैं। आपकी शादी हो गई है? यशमा ने प्यार से पूछा। अरे अभी कहाँ, कोई खूबसूरत दुल्हन मिले तो मैं भी शादी का सोचूं। वो उसके करीब होकर बैठा। यशमा लाशऊरी तौर पर दूर हटी। क्या आप मुझ करीब से शादी करेंगी? सच्ची? यशमा ने अपनी पलकें झपकाते मासूमियत से कहा। हाँ मेरी जान, तुम्हारा ये दो आदशा रूप देखकर मैं पूरी तरह बहक रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हुस्न का जाम पीना है। वह उसके बाजू पर अपना चेहरा रगड़ते मदहोशी में बोला। यशमा दूर जा खड़ी हुई। अरे सब्र करें, पहले निकाह तो हो जाए। फिर क्या कह रही हो? अभी मुझे अपने करीब आने से मत रोको। मैं मरने वाला हो गया हूँ। शादी भी कर लेंगे सुबह होते ही। वो उसे अपने करीब करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगा। यशमा ने उसे खुद से परे झटकना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त सख्त हो रही थी। बात सुने, 1 मिनट मेरी, हम रूम में चलें, यहाँ मुलाजिम है बहुत। वो धीरे से उसके कान में बोली तो वो फौरन मुस्कुराता हुआ उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में ले जाते बिस्तर पर पटका, अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकी और पैंट से बेल्ट निकालकर भी फेंका और बिस्तर पर लेटी यशमा पर जंप करते गिरा। लेकिन यशमा यकदम एक तरफ होती साइड पर जा खड़ी हुई। उफ, क्यों सता रही हो मुझे? मार दोगी क्या? वो मदहोशी से उसका दुपट्टा खींच गया। वो लड़खड़ाती उसके ऊपर गिरने लगी थी कि फौरन किसी ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे थामा। यशमा ने अपने हाथ में पड़ा इंजेक्शन तनवीर की गर्दन में घुसाया। वो एक पल उसे हैरत से देखता बेहोश हुआ था। मुस्तफ़ा ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधी उसके सीने से जा लगी। कहा था दूर रहना इससे, वो गुस्सेले लहजे में बोला, जबकि उसके बाजुओं पर गिरफ्त शदीद होती जा रही थी। मैं नहीं गई थी उसके करीब। यशमा ने अपनी धड़कनों को संभालते धीमे लहजे में सफाई दी। मुस्तफ़ा ने उसे बालों से थामे खुद से करीब किया। उसने तुम्हारी बाजू छुई। यशमा उसकी इतनी कुर्बत पर बेहाल हो रही थी। तुम्हारी गर्दन में चेहरा छुपाया। मुस्तफ़ा। यशमा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसका नाम पुकारा। आओ हम शादी कर लें। उसकी आंखों में मोहब्बतों के दीप जलते देख मुस्तफ़ा बुरी तरह होश में आता चौंका और झटके से उसे छोड़ा। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? हम सिर्फ इस मिशन तक साथ हैं, इसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। वो अपना गुस्सा जब्त करते बोला, जबकि यशमा का दिल बुरी तरह टूटा। अपनी ज़ात की तौहीन उससे बर्दाश्त न हुई। न जाने किस जज्बे में बहते वो उसे शादी का इजहार कर गई। मैं मजाक कर रही थी, इतना सीरियस मत हो। वो अपने आंसू हलक में उतारते मुस्कुरा कर बोली। आज उसे पता चला था आंसुओं का जायका नमकीन होता है। अब जल्दी से उसका बंदोबस्त करें, कोई आ जाएगा। यशमा खुद को संभाल चुकी थी। मुस्तफ़ा ने भी खुद को संभालते तनवीर की बॉडी को वहाँ से हटाया और बहुत ही होशियारी से वहाँ 2 कैमरे भी नस्ब कर चुके थे। 2 दिन तक वो उन पर निगाह रखे हुए थे। तनवीर के गायब होने की खबर किसी को ना थी, ना किसी ने नोटिस लिया। अब बारी है मोना की। ऑल द बेस्ट भैया, अरूज ने मुस्तफ़ा को प्यार से कहते कमरे से बाहर का रुख किया। यशमा भी चुपचाप उठने लगी कि मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थामा। यशमा ने उसकी नीली आंखों में देखा। निकाह करोगी मुझसे? मुस्तफ़ा के प्रपोज करने पर वो हैरत से उसे देखने लगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो उठकर उसके करीब हुआ। आपने तो कहा था मिशन के बाद हमारे रास्ते नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। यार बहुत सोचा, लेकिन ये दिल तुम्हें ही मांग रहा है। बोलो, बनोगी मेरी दुल्हन? वो उसके दोनों हाथ थामे बहुत धीमे लहजे में पूछ रहा था। यशमा ने इस बात में सर हिलाया तो कामरान मरीना अरूज अंदर दाखिल हुए। हमें पहले ही पता था कि तुम दोनों में कुछ तो होगा। अब जल्दी से बता दो, मौलवी साहब को कब बुलाऊं? कामरान मिर्ज़ा ने बेटे को गले लगाते पूछा। अगर मैं ये कहूँ कि अभी बुला लें तो? मुस्तफ़ा यशमा को प्यार से देखते बोला, इतनी जल्दी? अभी तो बाबा और अरमान अंकल को। यशमा ने एतराज़ किया। उनकी फ़िक्र ना करो बेटा, अब्बासी साहब को हम ऑनलाइन ले लेंगे निकाह के वक्त।
اور اس مشن سے مکمل ہوتے ہی مسٹر ارمان کے ساتھ مل کر آپ دونوں کا بگ ریسیپشن کروائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کامران مرزا کا اثر و رسوخ تھا کہ کچھ ہی وقت میں وہ نکاح کا سب انتظام کر چکے تھے اور عباسی صاحب کو آن لائن لیتے نکاح مکمل ہوا تو سب نے مبارکباد دی۔ اندرونی خوشی سے سب کے چہرے جگمگا اٹھے۔ یشما کی شرمیلی مسکان پر عروج فدا ہو گئی۔ یشما نکاح کے بعد مصطفیٰ کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا تمہیں، مصطفیٰ نے اس کے قریب آتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ میں؟ مجھ میں؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ بہکا تھا۔ یشما کی سانسیں بھی بہت تیز چلنے لگی تھیں۔ وہ اس کی قربت میں بہکنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ایک طرف رکھا۔ یشما، مصطفیٰ، تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کی گرفت جما گیا۔ یشما نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ اس کی سانسیں ناہموار کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ یو آر مائی لو، وہ اس کی گردن پر جھکے مدہوش سا ہوتا بہکتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ، وہ کانپتے ہوئے بولی، مجھے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتے وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر پر لایا۔ بہت نرمی سے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ یشما کی سسکیوں کی آواز سنتا وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ محبتوں کے دیپ جب دل میں جلنے لگیں تو محبوب پیارا لگنے لگتا ہے، عشق سا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت سے عشق کا سفر کرنے والے تھے۔ آپ اس کو زیادہ اپنے ساتھ مت چپکانا، یشما نے مصطفیٰ سے کہا، جو مونا کو ایک ہفتے سے اپنے پیار کے جال میں پھنساتا اب گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کی بات پر مصطفیٰ نے اس کے لبوں کو شدت سے چوما اور گاڑی سے باہر نکلا۔ کیسے جنونی ہے، میری لپسٹک خراب کر دی، وہ منہ ٹیڑھا کرتی بولی۔ مصطفیٰ مونا کو لیے ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ مصطفیٰ کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ اپنی رات کو رنگین بنانے ایک ہوٹل روم میں چلی آئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے مصطفیٰ نے اسے بے ہوش کیا اور تنویر کی طرح اسے بھی غائب کر دیا۔ اب وقت تھا تانیہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی جانب موڑا اور گاڑی سیدھی گیٹ کے اندر داخل کی۔ وہاں کا پرانا گیٹ کیپر بھی مصطفیٰ کے ساتھ مل چکا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی گاڑی کو نہ روکا۔ ارے کہیں تو پتہ کرو، میرے دونوں بچے غائب ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں، تانیہ کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بچے نہیں ہیں، اڈلٹ ہو چکے ہیں، آ جائیں گے۔ فضل نے ٹالا، تم کیسے باپ ہو، اولاد کتنے دن سے نظر نہیں آ رہی، اور تم؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھتے وہ چونکی۔ کون ہو تم، اور اندر کیسے آ گئے؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ مصطفیٰ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سخت لہجے میں غراتے کہا۔ تانیہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ مصطفیٰ؟ وہ فوراً پہچان گئیں۔ واؤ، داد دینی پڑے گی آپ کی یادداشت کو، لیکن سوتیلا بیٹا یاد ہے آپ کو؟ اپنی سگی اولاد یاد ہے یا؟ مصطفیٰ، تم نے میرے بچوں، کیا کیا میرے بچوں کے ساتھ؟ بولو۔ وہ اس کے قریب جارحانہ انداز میں بڑھیں۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر میری بات نہ مانی تو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تانیہ نے دانت کچکچاتے کہا۔ اپنے گناہ کو قبول کرو، قبول کرو۔ میری ماں کا ایکسیڈنٹ تم دونوں کی پلاننگ سے ہوا، مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے بابا کو۔ تانیہ بری طرح پھنسی۔ تم میرے بچے میرے حوالے کر دو، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تانیہ بے بسی سے بولی، میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، آپ نے سوچا؟ مصطفیٰ نفرت سے بولا۔ تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ آج تانیہ کا مکافات عمل تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب گناہ تھا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ فضل نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے معاف، وہ مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک قہر کی نظر فضل پر ڈالی۔ ابھی وہ مصطفیٰ پر گولی چلاتا کہ پولیس کی بر وقت کارروائی پر اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ یشما جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور سب ریکارڈنگ بھی کی، وہ پولیس آفیسر کو دے دی۔ مسٹر مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ، یہ دونوں بہت بڑے مجرم ہیں، آپ نے ثبوت سمیت انہیں پکڑوا دیا، گڈ جاب۔ اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔
تانیہ اپنا دم توڑ گئی تھی۔ تنویر اور مونا کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں سے ان کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ مصطفیٰ اپنے بابا سے ملتا انہیں گلے سے لگا گیا۔ وہ وہیل چیئر پر تھے جب مصطفیٰ انہیں واپس خان مینشن لایا تو ان کے چہرے پر مسکان تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ مصطفیٰ وہیل چیئر پر انہیں اندر لے گیا۔ سبھی ان کے ساتھ تھے۔ دشمنوں سے خلاصی پاتے خان مینشن خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ یشما اور عروج نے پورا مینشن روشنیوں سے بھر دیا۔ ہر طرح کے دیے جلائے تھے، لائٹنگ الگ کی تھی، پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ انکل، پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر؟ یشما نے ارمان کے قدموں میں بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا، میرے بچے میرے پاس ہیں، میرا مصطفیٰ میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگایا۔ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتا دل سے بولا۔ ارمان نے کامران مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بچے کو آپ لوگوں نے اپنا بچہ بنایا، اسے ماں باپ کا پیار دیا، میں اس کا بالکل شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی محبت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مصطفیٰ جتنا میرا بیٹا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اس پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ارمان خانزادہ کی بات پر مرینا روتے ہوئے ہنس دیں۔ کامران مرزا بھی دھیما سا مسکرا دیے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ ڈنر کیا اور کل کے لیے ایک گرینڈ ریسیپشن پلان کیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ یشما نے روم میں آتے محبت اور خوشی سے پوچھا۔ کاش مما بھی زندہ ہوتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے سیدھا کرتا اس کے سینے سے لگا۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوں گی، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یشما نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ کافی دیر وہ آنکھیں میچے اس کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا کہ دھیرے سے لب اس کے گردن کو ٹچ ہوئے تو یشما لرز گئی اور پھر مصطفیٰ رکا نہیں۔ اس کی پوری بیئرڈ اس کی گردن کے ساتھ مس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی محبت میں بہکتی جا رہی تھی اور اس کا یوں بہکنا مصطفیٰ کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے بستر پر لاتے، تمام لائٹس آف کرتا، اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ محبتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔